हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं उन साथी को थोड़ा शेयर कर दीजिए और वो भी आ सकें। ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका छूटा हुआ टॉपिक था, वन्य जीव संरक्षण परियोजना और वन्य अभ्यारण्य। इसके बारे में हमने आईयूसीएन के बारे में और इन सीटू एक्स-सीटू के बारे में ये सारी जानकारी हमने ले लिया है। पिछला वीडियो आप देखिए। सिर्फ और सिर्फ आज हमको यह पढ़ना है कि जितनी भी परियोजनाएं हैं या फिर जितने भी संरक्षण परियोजनाएं हैं, जैसे हाथी हो गया, आपका जंगली गधा हो गया, आपका जैसे कि बाघ हो गया, और इन सब के बारे में क्रम से हम आपको 10 बताने वाले हैं। आप नोट करिएगा। और कुछ आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे, आपके यूपी टेट तक के लेवल पे बनेंगे भैया, तो आप जाहिर सी बात है इसे नोट करिएगा। अच्छा, जो हम लोग को वन्य जीव संरक्षण परियोजना है, अच्छा इसकी लाने की जरूरत क्या पड़ती है? इसकी लाने की जरूरत क्या पड़ती है? वन्य जीव संरक्षण जितने भी वन, जैसे कि पता है आपको, वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है वो तो आया था 1972 में। 1972 में नहीं आया था भैया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो सर इसकी लाने की क्या जरूरत पड़ी? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है भैया, वह एक फूड चैन के माध्यम से चलती है। फूड चैन प्रक्रिया होती है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पर जितने भी सोर्स हैं एनर्जी के, वह केवल और केवल सनलाइट है ना। इसके बारे में हमने आपको बताया भी था, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम। उसके बाद चलते हैं, जितनी परियोजनाएं हैं देखेंगे और जितने आपके वन्य उद्यान है उसको देखेंगे हम। तो अगर बात करें यह कब से सर, जो हमारा रिसोर्स है एनर्जी का, सबसे बड़ा रिसोर्स सन एनर्जी, मतलब सन की जो रोशनी है, जो सनलाइट है, वह सबसे बड़ा रिसोर्सेस माना जाता है एनर्जी का। इसके बाद सर जो दूसरे नंबर पर आ जाता है उसे बोलते हैं हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के पहले एक आता है दोस्तों, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उसको खाते हैं। जैसे कि बात करें जो आपके पेड़ पौधे हो गए, घास फूस हो गए, है ना, फलियां हो गई, ये सब क्या हैं? ये सब डायरेक्ट एनर्जी लेती हैं, पूरा 100% एनर्जी लेती हैं सन से, और यही एनर्जी एक फूड चैन के रूप में बनती चली जाती है। जैसे अगर हम बात करें बकरी या फिर गोट वगैरह हो गई, या फिर जो कह लीजिए हिरन हो गया, खरगोश हो गया, वह घास खाया। घास खाने के बाद उसके ऊपर जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, उसका मतलब उसका उपभोग करता है, उसको खाता है। उसको खाने के बाद वो उसके ऊपर, जैसे कि आ गया, मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि आपका कीट पतंगे की, मान लीजिए बात कर रहे हैं, कीट पतंगे घास को खाए। अब कीट पतंगों को मेढक खा लिया, मेढक को क्या किया? सर्प खा गया। अब सर्प को क्या किया भैया? मोर खा गया। एक तो इधर से फूड चेन बना और एक तो इधर से बनेगा। जैसे हम बात किए, बकरी घास खा ली, बकरी घास खा ली, अब बकरी को कौन खा लिया? मान लीजिए बकरी को शेर खा लिया, है ना। तो इस तरह एक फूड चेन बनेगा, और इस तरह के फूड चेन को ही बोलते हैं हम लोग कि यह हमारा सीधा फूड चेन है। और जो हमारा सीधा डेल्टा बनता है, यह सीधा फूड चेन होता है। और नीचे से ऊपर जाते वक्त, समझ रहे कि नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता से लेकर सेकेंडरी उपभोक्ता तक जाते वक्त हमारा जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होता है। हर लेवल पर 10% एनर्जी डाउन होती है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह बातें हमने आपको बताया है। तो सर इससे क्या रिलेटेड है? इसका क्या मतलब है? जो संरक्षण परियोजना क्यों लाया गया है? जीव संरक्षण परियोजना दोस्तों, संरक्षण परियोजना, जीव संरक्षण परियोजना इस वजह से लाया गया कि हमारा अर्थ बच सके। अच्छा आप ध्यान से सोचिए, अगर जो हमारे मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, अगर इसको आदमी न खाता तो पता है क्या होता? वो हम लोग को खाने लगते। वैसे मांसाहारी नहीं बनना चाहिए, हम भी फिलहाल मांसाहारी नहीं भैया, लेकिन मांसाहारी मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसे टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं। खाना है, उनका मन है तो खाएं। लेकिन अगर उनको हम नहीं खाते, उनको, मुर्गे हो गए, आपके जो बहुत सारे जीव जंतु को लोग खाते हैं, अगर उनको हम ना खाते तो आप थोड़ा दिमाग से सोचिए, क्या उनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती? वृद्धि होती ना। वृद्धि होती तो क्या करते हो? हम लोग को खाने लगते। जैसे कि अगर बात करें, अगर हम एक जंगल की बात कर लें, एक इन सीटू की बात करें, इन सीटू एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब किसी भी जीव को उसी के प्लेस पर, जिस जगह में पाता है, जिस जगह में पाया जाता है। जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है कर्नाटक में, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे जिम कार्बेट है उत्तराखंड में, है ना। तो हम किसी एक पर्टिकुलर की अगर बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह की बात करते हैं, अगर उसी जगह जहां पे उनका आवास है, अगर उसी जगह उनको संरक्षित किया जाता है पर्टिकुलर जीव जंतु को, तो उसे बोलते हैं इन सीटू।
और एक्स सीटू क्या होता है सर? एक्स सीटू मतलब यह होता है किसी भी जीव जंतु को अगर उसके जहां पे उनकी परिस्थिति, जहां पे उनकी परवरिश हुई है, अगर वहां पे उनके ऊपर खतरा मंडराने लगता है, वहां पे उनके ऊपर खतरा मंडराने लगता है, तो सरकार क्या करती है, उनको एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाती है। उसे बोलते हैं हम लोग क्या? एक्स सीटू परियोजना, मतलब उनके आवास से हटकर दूसरी जगह उनका संरक्षित करना। ठीक है मेरे साथियों, ये बातें समझ में आ गई आपको? तो आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि जो नीचे वाली जनसंख्या होती है, जैसे हम बात की कीट पतंगों की, कीट पतंगों बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और मेढक उसके ऊपर जो कीट पतंगों को खा गया, मेढक थोड़ा कम मात्रा में होता है। फिर मेढक को खाने वाला सर्प थोड़ा कम मात्रा में होता है, कम जनसंख्या होती है। फिर उसके ऊपर सर्प के ऊपर जो उसको मोर खा गया या फिर कह लीजिए कि नेवला खा गया, तो उनकी कम जनसंख्या होती है अपेक्षा तो सर्प। तो क्या है, मतलब नीचे से ऊपर आते वक्त जनसंख्या घटती है। जैसे अभी हमारे यहाँ बाघ की जनसंख्या ले लीजिए 2967 है ना, जिसमें से 33% क्या भैया वो मतलब खुले में घूम रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं। लगभग 74% बाघ जो है केवल और केवल इंडिया में पाई जाती है, पूरे विश्व का। पूरे विश्व में लगभग 4000 बाघ पाए जाते हैं, लगभग 74% हमारे इंडिया में केवल पाया जाता है ना। तो क्या है, अगर वो खुले में घूमेंगे तो आदमी वो खाएंगे, इस वजह से उनको संरक्षण किया जाता है, या फिर कह लीजिए कि उनकी जनसंख्या बचाई जाती है एक फूड चैन को बनाए रखने के लिए। अगर फूड चैन बना रहेगा तो पर्यावरण बना रहेगा, नहीं तो फिर पर्यावरण पे दुविधा आएगी। तो जैसे कोरोना वाली महामारी दिख रही है ना, इसी तरह बहुत सारे महामारी पनपेंगे, है ना बेटा। तो चलिए हम जान लेते हैं सारी परियोजना कब से कब तक आई और कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं उसके बारे में, है ना। किस राज्य में पाए जाते हैं, उनका वो कब बन के तैयार हुए थे, इसके बारे में। तो आप लोग धैर्य से लास्ट तक बने रहिए और एक बार चक्कर वीडियो शेयर कर दीजिए, हर हर महादेव का नारा लगा दीजिए मेरे साथियों। चलिए बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भैया, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चलिए अब देखिए जितनी भी परियोजनाएं हैं हम आपको लिखवाते चलेंगे क्रम से, और आप उसे नोट डाउन करते चलेंगे। यहाँ से आपके यूपी टेट तक एग्जाम में आएंगे, हम इसको लिखित देते हैं। अगर नहीं आया ना तो आप सीधे आप आके कमेंट करिएगा, सर ये क्वेश्चन आपने बोला था, मतलब इस टॉपिक से बोला था आपने कि यूपी टेट में आने के लिए नहीं आया, इसका क्या मतलब? सर आप मतलब गलत पढ़ाते हैं। नहीं बेटा, हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आप देखिएगा, चाहे आप सुपर टेट, यूपी टेट, चाहे सी टेट का एग्जाम देंगे आगे आने वाले समय में ना, भविष्य में, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए अच्छा देख लीजिए कितनी परियोजनाएं हैं भारत में। प्रमुख वन्य जीव परियोजना, जीव संरक्षण परियोजना, हेडिंग डालिएगा, उसके अंदर लिखिएगा पेरियार, एक मिनट, उसके अंदर लिखिएगा भैया वन्य जीव संरक्षण परियोजना के अंदर पहला बाघ परियोजना। अगर पूछा जाता है केवल और केवल वन्य जीव परियोजना तो बता देंगे 1973 में आया था, सन 1973 में आया था। लेकिन अगर पूछा जाता है पहला आपसे बाघ, क्या दोस्तों, बाघ परियोजना कब आया था तो बता देंगे 1973 में आया था। सॉरी बेटा, यह 1972 करिएगा, यह 1972 हुआ था ना, वन्य जीव संरक्षण परियोजना 1972। बाघ परियोजना 1973 में आया था। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है, फिर उसके बाद कर्नाटक में 526 हैं, फिर उसके बाद 524 हैं। 524 कहाँ पे, एक मिनट बेटा, यह मध्य प्रदेश में 526 हैं, फिर उसके बाद 524 है हमारे कर्नाटक में, फिर उसके बाद हमारे उत्तराखंड में, फिर उसके बाद यूपी की अगर बात करें तो यूपी में 173 है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए दूसरे नंबर पर जो परियोजना आई भैया उसका नाम था गिद्ध। गिद्ध का संरक्षण सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है तो बता देंगे केरल में किया जाता है ना बेटा, इसको याद रखेंगे। गिद्ध परियोजना सबसे ज्यादा गिद्ध संरक्षण परियोजना कब आया तो याद रखेंगे 2006 में आया था, 2006 में। शायद ही अब आप देख पाते होंगे कि गिद्धों की जनसंख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि आपको पता है जो मवेशियां हैं, जो मवेशी हैं, गाय हैं, बकरी हैं, जो बड़े बड़े हम लोग जानवर वगैरह पालते हैं, उनके जो मिल्क है भैया, उनको मिल्क निकालने के लिए हम उनको एक दवा चढ़ाने लगे। जब उनको एक दवा चढ़ाने लगे, उसका नाम देखिए आपको बता देंगे, लास्ट तक बने रहिए। उनको एक दवा देने लगे। उस दवा को मतलब जब वो मर जाते थे मवेशी, तो उनको खाने के लिए बहुत सारे चील मतलब कि गिद्ध वगैरह आ जाते थे, और इस कारण से उसका नाम था बेटा, दवा का नाम था जो उनको दूध निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में चढ़ाया जाता है। अभी सरकार उस पर बैन भी लगाई थी, आइसोटोएसिन करके इस तरह कुछ नाम है उसका, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, हम बताते हैं लास्ट तक आपको, आप बने रहिए लास्ट तक। अब गिद्ध परियोजना आया था 2006 में। अब गिद्धों की जनसंख्या कम होने लगी तब आया भैया, क्योंकि मवेशियों से दूध निकालने के लिए, है ना, तो उनको एक इंजेक्शन दिया जाता था।
हाँ, आइसोटोसिन, इस कुछ नेम है इस तरह, आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो हम लास्ट में आपको बता देंगे भैया, आप लोग बने रहिए। गिद्ध को 2006 में संरक्षित किया गया, लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे गांव में या फिर अपने मोहल्लों में या फिर जहाँ पे भी आप बचपन में देखते थे कि जहाँ पे गिद्ध बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, लेकिन आज इनकी जनसंख्या इतनी कम हो गई है कि शायद ही नजर आते हैं, है ना। तो याद रखेंगे गिद्ध परियोजना 2006 में आया था। तीसरा नंबर याद रखेंगे गिर सिंह। गिर सिंह का मतलब समझ रहे हैं, गिर उद्यान में सिंह का संरक्षण किया गया है, सिंह का। इसका जो संरक्षण परियोजना है भैया कब आया था, तो बता देंगे 1972 में आया था। 1972 में ये भी आया था भैया, 1972, जो आपका यहाँ पे है ना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसी के साथ आया था। गिर सिंह परियोजना आया था 1972, ये भी याद रख लेंगे, ठीक है ना। चौथे नंबर पे आप याद रखेंगे हाथी परियोजना, एलिफेंट संरक्षण अधिनियम, हाथी संरक्षण अधिनियम आया था। हाथी कब आया था, तो बता देंगे ये आया था 1992 में लिख लेंगे। पांचवें नंबर पे बता देंगे कस्तूरी मृग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कस्तूरी मृग की अगर बात करें तो कस्तूरी मृग संरक्षण अधिनियम आया था भैया। कस्तूरी मृग संरक्षण अधिनियम 1970 में आया था। क्यों सर, अब देखिए कस्तूरी एक और हिरन है, अभी आगे हम आपको बताएंगे, एक और हिरन का वैरायटी है कस्तूरी हिरन से, पता है जो उसकी सिंग होती थी उससे हम लोग बहुत ज़्यादा दवा वगैरह का भी निर्माण करते थे, है ना। बहुत सारे इनके जो खाल होते थे उसको बेचने पे बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह मिलते थे। जो हमारे पुराने राजा महाराजा थे, इसको बहुत ज़्यादा इसकी जनसंख्या हो गया, शेर की जनसंख्या हो गया, बाघों की जनसंख्या हो गई, इसको पता है क्यों खत्म कर दिए हैं, कैसे खत्म हो गया है, क्योंकि जो हमारे पुराने राजा महाराजा होते थे, मुगल काल हो गया, हमारी जो उत्तर कह लीजिए कि आपका जो गुप्त काल हो गया, जो आपका दिल्ली सल्तनत हो गया, इस सब समय यह लोग का एक तरह से मनोरंजन का यह साधन था, शेर मारना, खाली समय शेर मारना। आप लोग सुने होंगे अखरोट खेलते हुए, बहुत सारे राजा, मतलब जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, अखरोट खेलते हुए घोड़े से गिर कर मर गया। तो उस समय क्या था, मतलब वो लोग जंगल में जाते थे, मनोरंजन करते थे, शेर मारते थे, चीता मारते थे, कस्तूरी हिरन को पकड़ते थे, है ना, इन सब जीवों से खेलते थे, क्योंकि उस समय जीवों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। वो तो अब घटने लगी ना, क्योंकि उस समय का उनका करा धरा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। अगर आज भी हम लोग संरक्षण नहीं किए तो हमारी आने वाली पीढ़ी को नामो निशान मिट जाएगा कि वह कभी शेर को जानते भी होंगे, है ना। तो इस सारी वजह से बेटा हम इसको संरक्षण करते हैं। और इनकी फूड चेन सबसे बड़ी चीज़ है कि पृथ्वी को मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इनका संरक्षण किया जाता है। छठे नंबर पे आप लिख लेंगे लाल पांडा। देखिए पांडा जो है वन्य नेशनल जू भी है, किसका, तो बता देंगे भैया चीन का। और जो लाल पांडा जो है वो पूरे विश्व का नेशनल जू के नाम से जाना जाता है। आईयूसीएन बोल रहे हैं, आईयूसीएन की कह लीजिए वनरेबल लिस्ट में भी है ना। तो लाल पांडा जो आया था भैया परियोजना 1996 में आया था। फिर से एक बार अभी हम रिवीजन कराएंगे आपका। सातवें नंबर पे बात करें कछुआ जो आप सुनते होंगे ना, कछुआ। अब तो कह लीजिए कि अभी हाल ही में न्यूज आया है कि जो आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, वहाँ पे बहुत सारे कछुआ अपना प्रजनन करने के लिए आए हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे मृत भी पाए गए ना। तो इस तरह है, मछुआरों को रोका गया है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। जब ये लोग मरने लगते हैं ना तो हमारे सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक विवाद उठने लगते हैं विपक्ष द्वारा, या फिर कह लीजिए इनके संरक्षण के लिए वो सरकार बहुत ज़्यादा परियोजनाएं लाती है ना। तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है परियोजनाएं लाना, और इनके संरक्षण की बेहद जरूरी होती है। तो आप याद रखेंगे जो कछुआ संरक्षण परियोजना आया था वह 1975 में, कब आया था भैया, 1975 में आया था, 1975 में याद रखेंगे। इसके बाद आठवें नंबर पर याद रखेंगे कछुआ के बाद गौर, याद रखेंगे भैया गैंडा सबसे ज़्यादा असम के किस वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं, आपको बताना होगा, बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे बच्चों के जुबान पे होता है वो। गैंडा की कह लीजिए संरक्षण कब आया था, तो 1987 में आया था, 1987 में, याद रखेंगे, है ना। इसके बाद नौवें नंबर पे आप लिख लेंगे भैया घड़ियाल संरक्षण परियोजना कब आया था, तो बता देंगे 1975 में आया था, 1975 में आया था, ये अभी 1975 में आया था। इसके बाद एक छूट रहा है भैया, तो लिख लेंगे थाईमन मृग। देखिए यहाँ पे क्या था, कस्तूरी मृग। अगर यहीं पे बात करें थाईमन मृग की, 10वें नंबर पे थाईमन मृग का संरक्षण कब लाया गया था, कब इनको संरक्षित करने के लिए परियोजना बनाया गया था, तो अब बता देंगे 1977 में। कब, 1977 में। देखिए
बेहद जरूरी है आपको एक बार रिवीजन करना। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में लाया गया था, याद रखेंगे। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में लाया गया था, ये भी याद कर लिए हम। गिर या फिर सिंह, मतलब गिर में उद्यान एक है गुजरात में, वहाँ पे सिंह परियोजना है ना, याद रखेंगे। सिंह परियोजना जो लाया गया था 1972 में लाया गया था। यही वही सिंह है जिसके यहाँ पे कंधे पे, जिसके कंधे पर बाल हुआ करता है, उसे सिंह बोलते हैं भैया, याद रखेंगे, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद हाथी, एलिफेंट संरक्षण परियोजना जो आया था 1992 में आया था, याद रखेंगे। कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग 1970 में आया था, याद रखेंगे, कस्तूरी मृग 1970 में। इसके बाद थाइमन जो होता है, थाइमन कस्तूरी से थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है, इस वजह से इसको ज़्यादा देर में क्या किए, संरक्षित किए। या फिर कह लीजिए कि कोई ट्रिक बना लीजिए आप, थाइमन जो होता है, थाइमन देख लीजिए, कोई ट्रिक बन रहा है, बना लीजिए अगर बन रहा हो तो। देखिए कस्तूरी, इसमें देखिए कस्तूरी में जो क है भैया वो पहले आता है, क ख ग घ इस तरह पढ़ेंगे तो क पहले आता है। तो अगर कभी आप कंफ्यूजन हो कि 1970 में और 1977 में कौन सा मृग सबसे पहले संरक्षण हुआ था, क्या 1970 में थाइमन हुआ था कि कस्तूरी हुआ था, तो आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत, कस्तूरी में क पहले आता है, इसमें पहले संरक्षित किया गया था 1970 में कस्तूरी मृग को। बाद में आता है थ, हमारे क वाले अल्फाबेट में सबसे बाद में आता है थ, क के बाद आता है थ, उस वजह से बाद में संरक्षित किया गया 1977 में थाइमन मृग को। ठीक है बच्चों, चलिए। लाल पांडा, लाल पांडा की अगर संरक्षण की बात करें, परियोजना 1996 में लाई गई, 1996 में लाई गई, याद रखेंगे भैया। कछुआ, जो आपका टर्टल है, टर्टल की बात करते हैं, तो यह लाया गया था 1975 में भैया, संरक्षण अधिनियम के थ्रू इसको जोड़ा गया था। गैंडा, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, हमने आपको बता दिया, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा यानी कि वन हॉर्स राइनोसोरस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। यह 1987 में इनकी संरक्षित किया गया था इनको। घड़ियाल, घड़ियाल परियोजना 1975 में लाया गया था, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वन्य अभयारण्य, जो कि किस राज्य में है। सारे नहीं पढ़ने हैं हमको, सारे नहीं पढ़ने हैं हमको, सिर्फ प्रमुख पे ध्यान देना है। प्रमुख यानी कि जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाए। ज़्यादा पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होता है, हमारा टाइम ही नुकसान होता है। हम क्यों ना उस चीज़ को पढ़ लें जो चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो याद रखिए, आपको सारी चीज़ें वही पढ़ाई जाएंगी जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने वाला होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लिए होंगे। देखिए हमारे रसगुल्लों, आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हुआ करें कि हम आपको बार बार समझाते फिरते हैं कि डीमोटिवेट होना अपने आप में भी एक तरह से आप मानसिकता अपनी बिगाड़ रहे हैं आप, है ना। तो डीमोटिवेट वह लोग होते हैं जिस लोग को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है ना। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने माँ बाप के सपने पे आप खरे उतरेंगे, है ना। चलिए, भारत के प्रमुख वन्य अभयारण्य की बात कर लेते हैं। तो याद रखेंगे, पहला अगर इसमें हम डालेंगे पेरियार। अब आपको यहाँ से पता हो जाना चाहिए, जो पेरियार नदी है, पेरियार हो गया, वेम्बानाद झील हो गया, ये सब हमारे केरल राज्य में पाए जाते हैं। सर आपने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो हम बोलेंगे भैया, पेरियार जो है, पेरियार नदी के पास एक अभयारण्य है, पेरियार अभयारण्य। क्या नाम है? पेरियार अभयारण्य। यह सर कहाँ पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है, कहाँ पाया जाएगा पेरियार अभयारण्य? तो आप बोलेंगे केरल में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? केरल में पाया जाएगा। लेकिन आप हो जाएंगे गलत, यह होता है आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे भैया, यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसी तरह एक बिहार करके परियोजना है, बिहार करके है तो बिहार का, लेकिन पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में, है ना। तो इस वजह से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। पेरियार अभयारण्य तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन पेरियार नदी पाई जाती है केरल में। इसी तरह हमने आपको बताया था मांडा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं गुजरात में, और मांडवी नदी, जो मांडवी नदी है वो हमारा गोवा में पाई जाती है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल डायरेक्टली आपके स्टैटिक जीके के अंतर्गत आ जाती हैं, स्टैटिक जीके के अंतर्गत आती हैं। इसको रटना ही सबसे बड़ी बहादुरी का बात होता है। अगर आप इसे रट लेते हैं 2-3 बार तो आपके माइंड से स्किप नहीं करेगा, है ना। अगर नहीं रटा जाता है तो आप एक काम करेंगे, जितने भी स्टैटिक जीके आपको बताए जाते हैं, ये सब स्टैटिक जीके ही है बचवा, ठीक है ना। इसको आप क्या करेंगे, कॉपी पे नोट करेंगे और दीवार के सामने छाप लेंगे, है ना। वो कहते हैं ना कि जब जब
न्याय, जब जब अत्याचार बढ़ा है तो न्याय के लिए कोई न कोई जरूर आया है। तो यही न्याय है, समझ लीजिए। हम आपको एक तरह से एक उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को आप अपने दीवार पे बना के छाप लेंगे और उसको बार बार देखेंगे, जितनी बार हो सकेगा उतनी बार रिवीजन करेंगे। 100% 2-3 दिन के बाद आपको 4-5 याद होने लगेंगे। इस तरह 1 हफ्ते के बाद आपको पूरा याद हो जाएगा, लेकिन रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर, पाखल अभ्यारण्य। क्या भैया? पाखल। पाखल अभ्यारण्य जो है भैया, ये कहाँ पे पाया जाता है? पाखल अभ्यारण्य, 1 मिनट भैया, 1 मिनट रुकिएगा। तो भैया गलत कर लीजिए, यहाँ पे तो पेरियार होगा ना, पेरियार केरल में ही होगा, पेरियार केरल में ही होगा, सॉरी इसके लिए, माफ करिएगा। पेरियार केरल में ही होगा, है ना, पेरियार केरल में ही होगा, है ना, याद रखेंगे। पाखल जो है ये आंध्र प्रदेश में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा। 1 मिनट, आप इसको सुधार लेंगे, आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश में होगा, ये चीज़ याद रखेंगे। पाखल जो होगा आंध्र प्रदेश में होगा, पेरियार केरल में होगा भैया, क्योंकि पेरियार नदी, पेरियार झील, ये सब केरल में है, तो पेरियार नाम से अभ्यारण्य भी आप इस तरह याद कर लेंगे, केरल में है। माफ करिएगा, गलती हो गई। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, क्या बोले हैं? चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा आपने बहुतों बार सुना होगा। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य यूपी में है, यूपी में है। यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। यानी कौन सा है तो बता देंगे, दुधवा नेशनल पार्क, है ना, याद रखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ है आप बता देंगे, यूपी में कहाँ पर है। तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान भैया कहाँ पे? चंदौली, चंदौली में है, चंदौली में है, चंदौली यानी कि यूपी में पड़ जाता है, चंदौली जिला है। चौथा नंबर मानस। मानस नाम से ही फेमस है, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, ये सब के सब असम में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, याद रखेंगे, असम, असम में पाए जाते हैं। असम में एक सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, मतलब कि माजुली का लीजिए कि हमारा माजुली नहीं, हाँ माजुली द्वीप नदी द्वीप है भैया, सबसे बड़ा है पूरे विश्व का नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखेंगे, माजुली डिस्ट्रिक्ट में ही है। पांचवा नंबर आप याद रखेंगे, भितरकनिका। भितरकनिका हमने आपको चिल्ला चिल्ला कर 2-3 बार बता चुके हैं। भितरकनिका, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है भैया, ये उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में सिमलीपाल हो गया, भितरकनिका हो गया, और कह लीजिए कि ओर्लीविले टर्टल का जो जगह है ना, वो भितरकनिका ही है। यहाँ पे कह लीजिए कि तड़ोबा नदी हो गई, और बहुत सारी नदियाँ हैं इसके आसपास से गुजरती हैं, है ना, आपको बताएंगे। जैसे कि उड़ीसा में सबसे जो नदी है, सबसे बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है, वो महानदी, है ना, याद रखेंगे भैया। छठा, अगर आपको लगता है सर इस टॉपिक को आप छोड़ दिए हैं, नहीं पढ़ाए हैं, तो प्लीज़ मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आप उस टॉपिक को थोड़ा सा वीडियो खत्म होने के बाद लिख देंगे, है ना, कि उस कौन सा टॉपिक हमसे छूट रहा है। छठे नंबर पे आप लिखेंगे भैया दाचीगम। देखिए दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, एक हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस जो हेमिस नेशनल पार्क है, यह हमारे जम्मू कश्मीर के आज़ाद होने, मतलब जम्मू कश्मीर आज़ाद करें, मतलब एक तरह से आज़ादी का लीजिए, जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले हेमिस नेशनल पार्क हुआ करता था जम्मू कश्मीर में। लेकिन ज्यों जम्मू कश्मीर 2 यूटी में बट गया, तो हेमिस नेशनल पार्क चला गया हमारे लद्दाख वाले पोर्शन में, याद रखेंगे ना, इस चीज़ को यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो याद रखेंगे, जो हेमिस दाचीगम है, हमेशा वहाँ पे गम का माहौल बना होता है जम्मू कश्मीर में, लाठी हो गया, पत्थरबाजी हो गया, इस वजह से हमेशा गम का माहौल बना रहता था। अब तो सुधर गया है, बहुत सारी चीज़ें पूरी अच्छी तरीके से सुधार हो गई है वहाँ पे। तो याद रखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। छठे के बाद 7वें नंबर पे आप लिखेंगे, 7वें नंबर पे महावीर, 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 और यहाँ पे महावेली करके होता है, महावीर आप याद रखेंगे, महावीर अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है तो गोवा में है, गोवा में है, गोवा में महावीर अभ्यारण्य पाया जाता है भैया, इसको भी आप याद रख लेंगे। इसके बाद कान्हा हो गया, कान्हा हो गया, पेंच हो गया, पेंच हो गया, कान्हा, पेंच। देखिए पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है भैया, यह हमारा 2 राज्यों में पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी, तो याद रखेंगे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ऑप्शन में होता है, तो आप मध्य प्रदेश को ज़्यादा वैल्यू देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में उसकी जो क्षेत्रफल है, ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला है, और मध्य प्रदेश ही पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान की संख्या इसी में है। और 9 जो राष्ट्रीय उद्यान दूसरे नंबर पर आता है, वो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। अंडमान निकोबार में साउथ बटन, नॉर्थ बटन, मध्य बटन के नाम से भी राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, इसको आप लिख लेंगे बेटा, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। याद रखेंगे कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह हमारा कान्हा जो है एमपी में पाया जाएगा, एमपी में पाया जाएगा भैया, एमपी में, ठीक है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के जो इसमें सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद भैया हम उधर आ जाते हैं, इसको इरेज करते हैं एक बार, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं जिससे कि आप लोग को परेशानी ना हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलते हैं हम आगे। पेरियार वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में अगर हम गड़बड़ हो गए थे तो उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, है ना। तो पेरियार भी आपका केरल में ही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग बता देंगे, दाचिगम हो गया, महावीर हो गया, कान्हा हो गया, सुंदरवन। सुंदरवन नाम से ही फेमस है। सुंदरवन कहाँ पे होगा? जहाँ पे सुंदरी नगर होगा, सुंदरवन वहीं पे तो होगा सुंदरवन, जहाँ पे सुंदरी वन होगा, सुंदरी वन पाए जाएंगे। तो सुंदरवन अभयारण्य भी उसी जगह होगा। मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं? याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, दीदी वाले गढ़ की, है ना, पश्चिम बंगाल दीदी वाला गढ़, ममता बनर्जी जी वाला, याद रखेंगे भैया। इसके बाद शांत घाटी, देखिए शांत घाटी, शांत घाटी, शांत घाटी, और एक फूलों की घाटी है, एक फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी। जो शांत घाटी है वो तो हमारा पाया जाता है भैया, शांत घाटी केरल में पाया जाता है, याद रखेंगे, शांत घाटी केरल में पाया जाता है। लेकिन फूलों की घाटी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, याद रखेंगे भैया, उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है बेटा, इसको याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सागर अभयारण्य, सागर, सागर अभयारण्य, अभयारण्य यह कहाँ पाया जाता है? तो यह भी केरल में पाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें हैं कि डम्फा, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, डम्पा, 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 डंप होता है किसका? जो जमे हुए पदार्थ होते हैं उसको डंप किया जाता है। जमे हुए का मतलब क्या हुआ सर? मिजोरम हुआ, मिजोरम में जमा हुआ आ रहा है ना, तो याद रख लेंगे। जो डंपा अभयारण्य है, डंपा, डंपा अभयारण्य है, वह हमारा पाया जाता है मिजोरम में, मिजोरम, मिजोरम में पाया जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका अन्नमलाई, अन्नामलाई हो गया आपका एक, जितने मलाई करके आते हैं भैया, लगभग लगभग एक आग को छोड़ के एक्सेप्शन में होते हैं, वो सारे के सारे आपके तमिलनाडु में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। तो अन्नामलाई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, 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 यह दोनों राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखेंगे तमिलनाडु में, जहाँ के इस समय फिलहाल में गवर्नर हैं, कौन है? तमिलनाडु नहीं बेटा, वो तो तेलंगाना के गवर्नर हैं। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तमिलनाडु, 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 याद रखेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं भैया, इसके बाद बात करते हैं नागा अर्जुन, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन, आपको नाम से ही पता चल रहा है, हमने बहुत ही बार बताया है। नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर अभयारण्य, 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 ये कहाँ पर है? तो बता देंगे, यह कहाँ पे भैया? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश नहीं समझिएगा, आंध्र प्रदेश समझिएगा इसे, है ना, आंध्र प्रदेश में है, एक बार याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में दम्फा, डम्फा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, डम्फा, याद रखेंगे, डम्फा करके है। एक मिनट भैया, डम्फा, डम्फा अभयारण्य मिजोरम में पाया जाता है ना, डम्फा तो मिजोरम में पाया जाता है। नाम दफा है भैया, नाम दफा है, नाम दफा है जो कि पाया जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा करके, दम्फा नहीं। देखिए नाम दोनों में मिलता जुलता था ना थोड़ा सा, तो याद रखेंगे नाम दफा, जिसमें बड़ा होगा उसका नाम भी बड़ा होगा, अरुणाचल प्रदेश। और जो डंपा है, डंपा छोटा में है, तो इस वजह से इसका नाम भी मिजोरम होगा, छोटा छोटा होगा, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए नागा अर्जुन एक आपका परियोजना भी पाया जाता है। नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है? तो बता देंगे कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है नागा अर्जुन परियोजना, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत होती है तो हम हट भी जाते हैं, आप लोग ले लेंगे, जिससे कि आप बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं अपना, है ना। चलिएगा हम आगे चलते हैं, तो आपको बताते हैं और राष्ट्रीय उद्यान। पहले हमको पता है होना चाहिए 16 जंगल, 16 जंगल एक है भैया, जो आपका छूट रहा है टॉपिक, सब टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। 16 जंगल, 16 जंगल, सर ये 16 जंगल क्या है? 16 जंगल बहुत फेमस है भैया, ये पश्चिमी घाट पर पाया जाता है, पश्चिमी घाट पर, आप याद रखेंगे। हम आपको पश्चिमी घाट बिल्कुल विधिवत बताए हैं, है ना, जो बच्चा नहीं देखा है देखिए, मैप के सहारे हम आपको बिल्कुल विधिवत बताए हैं। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट सौराष्ट्र से लेकर आपका केरल तक, जो मालाबार है तक, वहाँ तक था, है ना, याद रखेंगे। वहीं पे आपका नीलगिरी हो गया, मधुमलाई हो गया, सारी चीज़ें वहीं पे पाई जाती हैं ना, पहाड़ियाँ वगैरह, याद रखेंगे। पश्चिमी, पश्चिमी घाट पर पाया जाता है, घाट पर पाया जाता है, इसके बारे में लिखिएगा। और देश में हाथी परियोजना की अगर बात करें 1972 में, देश में बाघ परियोजना 1973 में, हाथी को अगर बोला जाता है राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था? तो याद रखेंगे देश में जो हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया था, वह अक्टूबर, अक्टूबर
अक्टूबर अक्टूबर 2010 में दिया गया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे। देश में जो हाथी परियोजना आई थी वो तो 1992 में आई थी, 1992 में आई थी। लेकिन विरासत का दर्जा कब दिया गया था तो बता देंगे अक्टूबर 2010 में। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हमारा राष्ट्रीय गेम क्या है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा राष्ट्रीय गेम अभी तक कोई भी पता नहीं है भैया। वो तो सिर्फ हम लोग बोलते हैं क्रिकेट है राष्ट्रीय गेम हमारा, लेकिन ऐसा कुछ निर्धारण नहीं है, कुछ भी निर्धारण नहीं है। जैसे कि इंग्लैंड का निर्धारण है, ऑस्ट्रेलिया का निर्धारण है, चीन का निर्धारण है बेसबॉल, है ना, बेसबॉल। इसी तरह अब वॉलीबॉल है, मतलब कि इसी तरह कबड्डी है हमारा, कह लीजिए कि आपका पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का है। तो इस तरह तीरंदाजी है भूटान का। तो इस तरह जिसका निर्धारण है, जैसे इंडोनेशिया का है बैडमिंटन है, मलेशिया का भी बैडमिंटन है ना। तो इन सब का निर्धारण है, फिक्स है। लेकिन हमारे देश में कोई भी गेम को यह नहीं पुष्टि मिली है कि आपका यह गेम जो है कि नेशनल गेम है। ऐसा कुछ नहीं। हॉकी आप बोलते हैं, लेकिन हॉकी सिर्फ बोल भाषा में है, वो प्रस्तावित है। अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारा वही राष्ट्रीय गेम है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक बार अगर हमारे भरोसा नहीं है तो आप सर्च कर लेंगे, है ना। चलिए अब देखिए, अक्टूबर 2010 में आया था क्या भैया, राष्ट्रीय विरासत पशु। अगर आपसे पूछा जाता है हमारे देश का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है तो बता देंगे हमारा भैया बड़ी वाली हाथी। याद रखेंगे, हाथी, हाथी मेरा साथी। ठीक है ना बेटा, इसको याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें कार्टा योजना, जो कार्टा योजना प्रोटोकॉल आया था, एक कार्टा कार्टा जेना बेटा, क्या नाम था, कार्टा जेना प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक बताया आपको, क्योटो प्रोटोकॉल आया था, क्योटो प्रोटोकॉल। हम आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो क्योटो और आपका एक और आपका प्रोटोकॉल है, उसके बारे में बताएंगे। क्योटो हो गया, एक और आपका प्रोटोकॉल है भैया, उसका नाम देखिए, यह आया था 1900 भैया 87 के आसपास में आया था, 1987 में आया था ये चीज़। याद रखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल है ना, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है हमारे। तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, यह कब आया था तो यह किस लिए आया था पहले यह जान लेंगे। जैव सुरक्षा के लिए आया था, जैव सुरक्षा के लिए आया था, इसको लाया गया था। यह बात आप लिखते हुए चलेंगे। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस कब लाया गया था तो बता देंगे 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लाया गया था, है ना। ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, इसी तरह आपके डायरेक्ट एग्जाम में बनेंगे, तो आप इसे नोट करते चलेंगे। अगर हम बात करें किसकी भैया, आपका वन्य जीव पता हो गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया गया था, जिसको हम बहुत बार बोल सके। और आपके एग्जाम में देखना आएगा, निश्चित आएगा, 100% आएगा। इसको आप लिख लेंगे, क्योंकि सबको आता है ना, तो सभी लोग सही करके आएंगे। जो गलत करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। बाघ परियोजना तो सबको याद होता है, 1973 में आता है। लेकिन शेर परियोजना क्या किसी को याद होता है, हाथी परियोजना किसी को याद होता है। रामसर संधि कब हुई थी, अच्छा कौन बता देगा। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। इस समय अगर आपको देखना है रामसर कन्वेंशन की पूरी जानकारी लेनी है, 42 साइट हैं हमारे, 42 साइट हैं। अगर मिक्स साइट की बात करेंगे रामसर कन्वेंशन में तो हमारा आ जाता है, याद करेंगे इसको, हम बता देंगे आपको। अभी हाल में उत्तराखंड का, बिहार का एक, उसके बाद भैया एक लद्दाख का, और एक हमारा जैसे कि महाराष्ट्र का लोनार झील है। इन सबको रामसर कन्वेंशन में डाला गया है। रामसर कन्वेंशन मतलब होता है दलदली जगह जहाँ पर जीव जंतु अपना आवास बनाते हैं, है ना। बहुत सारे जीव जंतु वहाँ पे, जो वैरायटी होती है जीव जंतु का बहुत ज़्यादा होता है। अगर बोला जाता है भारत में सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि जैव विविधता वाला जगह कौन सा है तो बताएंगे आप, जो आपका गुजरात है, कच्छ वाला जगह है, वो सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला जगह है। फिर उसके बाद पश्चिमी तट आ जाता है आपका। फिर उसके बाद आपका चला जाता है जो आपका हिमालय वाला पोर्शन है वह आ जाता है। फिर इसके बाद भैया आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल वाला इलाका, जहाँ पे आपके सुंदरी वन वगैरह पाए जाते हैं, है ना। तो ये क्रम से है, आप बता ले जाएंगे। और अगर आपको देखना है रामसर कन्वेंशन की पूरी जानकारी लेनी है, पूरी मतलब कि A to Z जानकारी लेनी है रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो क्योंकि आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी ऑनलाइन शिक्षण पे इस वीडियो को देखने के बाद आप चले जाएंगे ऑनलाइन शिक्षण 2.0, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, वहाँ से आप देख पाएंगे कि आपको पूरा अच्छे तरीके से विधिवत बताया गया है रामसर कन्वेंशन के बारे में। मात्र और मात्र 12 से 15 मिनट में हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, देख लीजिएगा। जो बच्चा डेडिकेटेड होगा वो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और इस वाले वीडियो को वह देखेगा भी, है ना।
चलिए, अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो बता देंगे जो इंदिरा गांधी बायोडायवर्सिटी संस्थान है वो कहाँ पर है, तो बता देंगे शांत घाटी, जो शांति घाटी है ना केरल वाला, उसी के पास है शांत घाटी केरल में। शांत घाटी केरल में है। कौन सा भैया, क्या है शांत घाटी केरल में? तो इंदिरा गांधी बायोडायवर्सिटी संस्थान, याद रखेंगे। अच्छा, एक बात और बता देंगे बेटा आप, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो बता देंगे अन्ना की पहाड़ियों पर है। अन्ना की पहाड़ियों पर है, अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। चलिएगा, इसको आप नोट कर लिए होंगे। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हमको बहुत बार सुनने को मिलता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो कारण होता है क्योंकि आप बेल आइकन को नहीं क्लिक किए होते हैं। बगल में बेल आइकन है, उसको दबा लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं, इंडियन गैंडा विजन कब आया था। इंडियन गैंडा विजन की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इंडियन गैंडा गैंडा विजन की बात करते हैं तो ये तो अभी हाल में ही आया है, हाल में ही ये आया है भैया, 2020 में आया है, 2020 में आया है। ये बात आप याद रख लेंगे क्योंकि आपके करंट से भी रिलेटेड हो गया, यह महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दशक कब घोषित किया गया था, किस ईयर को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा किस ईयर को जैव विविधता जैव विविधता जैव विविधता विविधता ईयर जैव विविधता जैव विविधता दशक मतलब कि हर 10 साल पे जो आता है उसे कब घोषित किया गया था, तक किस साल को, तो बता देंगे 2011 से लेकर 20 तक वाले दशक को यूएन द्वारा जैव विविधता दशक घोषित किया गया है बच्चों। इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद आप याद करेंगे परम्बिकुलम, कौन सा, परम्बिकुलम 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 टाइगर रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लेंगे। इस समय भारत में 51 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। फिलहाल में 50 थे, लेकिन अभी एक बनाने की बात हो रही है तमिलनाडु में। तो इस वजह से अगर यह बन के तैयार हो जाता है तो 51 टाइगर रिजर्व हमारे भारत में हो जाएंगे। तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो बता देंगे अन्नामलाई या फिर अन्ना की पहाड़ियों पर। अन्ना हजारे, याद करिए 2011 की घटना, एक तरह से भूचाल बन के आए थे, है ना, लेकिन एक लहर में बह गए, पता भी नहीं चलता है अन्ना हजारे किस कोने में छिपे हैं, है ना। तो इस तरह आप नहीं बनिएगा, आप लोग भूचाल के साथ आइएगा और बवंडर के साथ जाइएगा भैया। देखिए, आना जिस स्पीड से है, जाना भी, अंत भी उसी स्पीड से होता है ना, तो आदमी का जीवन सफल हो जाता है। तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। जिस उम्मीद से ठाने थे आना, मतलब जिस उम्मीद से आपने टीचर की नौकरी पाने के लिए डीएलएड कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर कुछ भी कर रहे हो, तो आपको जब पाना ही है नौकरी, डीएलएड कर रहे हैं तो नौकरी के लिए ही कर रहे हैं ना, तो लास्ट तक बने रहिएगा जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है ना। तो अन्ना की पहाड़ियों पर है, अन्ना की पहाड़ी पर है भैया, इसको याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें हम, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन आया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह किसके द्वारा लाया गया था, या कौन किया था इसका नर्मदा बचाओ आंदोलन का, मतलब कौन रिलेटेड है इससे, तो बता देंगे मेधा पाटेकर को नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है, याद रखेंगे मेधा पाटेकर। इसके बाद बात करें भैया हम, जैव विविधता सर्वाधिक है, जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पे होता है। देखिए, हमने आपको बताया था उष्णकटिबंधीय मतलब शीत का, पहले हम आपको बताया था क्या, आपको बताया था भैया कि यहाँ पे जो आपका ये आपका कर्क रेखा है या मकर रेखा, या आपका भूमध्य रेखा है या मकर रेखा है, इसके बीच में जो होता है उष्णकटिबंधीय इलाका होता है, मतलब बहुत ही गर्मीला, बहुत ही गर्म होता है। लगभग मान लीजिए 30 डिग्री ऊपर से नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक, या फिर अगर हद्दी अड्डा मानना है तो 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, 23.5 डिग्री साउथ तक। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय जोन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय जोन पाया जाता है, याद रखेंगे। ट्रॉपिकल इसे बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन होता है। इस जोन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे जैव विविधता बहुत ही पर्याप्त होता है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता इसी प्लेस पे होता है। यह बात आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चा। और एक बात और याद रखेंगे कि आपको जो यह अगर पूछा गया है आपसे कि जो आपके लिए जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, तो यह इसी इलाके में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वाले इलाके में पाई जाती है। इसके ऊपर 60 तक, यानी कि 30 से 60 कर लीजिए, मतलब 66.5 कर लीजिए, 23
एंड हाफ से लेकर ऊपर की तरफ 66 एंड हाफ कर लीजिए, या फिर नीचे की तरफ 66 एंड हाफ कर लीजिए, वहाँ तक पाया जाता है हमारा शीतोष्ण कटिबंधी। शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान भी पाए जाते हैं और शीतोष्ण कटिबंधी इलाके भी पाए जाते हैं वहाँ पे। इसके ऊपर आ जाता है हमारा टेम्परेट जोन, मतलब कि टेम्परेट जोन यानी कि कह लीजिए कि जो जमे हुए कुछ होते हैं पदार्थ, या फिर वहाँ के जो यहाँ की कुछ हवाएं इधर की तरफ जब जाती हैं तो जो हमारा फ्रिज जोन होता है, फ्रिज जोन मतलब कि बिल्कुल नॉर्थ वाला पोर्शन या फिर साउथ वाला पोर्शन, आर्कटिक सेक्टर या फिर अंटार्कटिका सेक्टर, तो वहाँ से अगर कुछ हवाएं आती हैं और इधर से कुछ हवाएं आती हैं गर्म हवाएं, तो बीच में एक हमारा टेम्परेट जोन बन जाता है। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन बन जाता है, तो उसको बोलते हैं शीत कटिबंधी, शीत कटिबंधी जोन, शीत कटिबंधी जोन बोलते हैं भैया। तो याद रखेंगे ये 4 जोन है हमारे, हमने आपको विधिवत बताया हुआ है, ठीक है ना भैया। चलिएगा एक चीज़ और याद रखेंगे, डायनासोर का विलोपन कब हुआ था, कितने साल हो गए हुए, तो बता देंगे 6.5 करोड़ करोड़ वर्ष पहले डायनासोर हमारे पृथ्वी पर हुआ करते थे। यह बात आप अपने दिमाग में बना लेंगे भैया। भारत में बाघ संरक्षण दस्ते का गठन करने वाला पहला राज्य कौन था, याद रखेंगे। भारत में बाघ संरक्षण दस्ते का गठन करने वाला सबसे पहला राज्य भारत में कर्नाटक था। कौन सा था, कर्नाटक था भैया। यह देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे छोड़ रहे हैं तो आप अपने साथ नाइंसाफी करेंगे, इतना सुन लीजिएगा। और अगर याद करिएगा, हॉट स्पॉट जो जैव विविधता के संदर्भ में, या फिर बोलें हॉट स्पॉट जो होता है जैव विविधता के संदर्भ में, राष्ट्र यानी कि जो शब्द है जैव विविधता या फिर हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट हॉट स्पॉट जो शब्द है, यह हॉट स्पॉट शब्द है, इसका विकास कब हुआ था, तो बता देंगे नॉर्मन मेयर द्वारा 1998 में इसका विकास हुआ था। हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट क्या होता है सर, हॉट स्पॉट मतलब एक ऐसी जगह जहां पर हॉट हो, हॉट चीजें हो, हॉट चीजों मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि वहाँ की माहौल, वहाँ की गर्माहट, वहाँ की जैव विविधता सबसे ज़्यादा हो, उसे हॉट स्पॉट रीजन जानते हैं, या फिर कह लीजिए वह हमारे सरकार के संरक्षण में होता है ना, याद रखेंगे। और कुछ बातें हैं एक आध दो, फिर इसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। स्वर्ग की पक्षी किसे बोलते हैं, बता देगा कोई, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल महोत्सव होता है, कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में कि मिजोरम में, हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाया जाता है ना, याद रखेंगे। हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल पक्षी जो है राष्ट्रीय पक्षी, हॉर्नबिल पक्षी का दर्जा दिया गया है, हॉर्नबिल को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है किस राज्य द्वारा, तो बता देंगे अरुणाचल प्रदेश द्वारा। यह चीज़ आप अपने दिमाग में बना लेंगे। लेकिन हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है आपका मिजोरम में कि मणिपुर में, या आप बता देंगे, है ना, आपको ऑप्शन दे देते हैं, मणिपुर में कि मिजोरम में, मणिपुर में कि मिजोरम में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है भैया, याद रखेंगे। तो स्वर्ग की पक्षी बोला जाता है, स्वर्ग की पक्षी बोला जाता है हॉर्नबिल को, हॉर्नबिल को, यह बात आप याद रखेंगे, हॉर्नबिल को स्वर्ग की पक्षी बोला जाता है। रिबो, रिबो जो है एक पक्षी है, वो अमेरिका में पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है, यूएसए में पाई जाती है, ये याद रखेंगे, रिबो। इसके बाद अगर बात करें वसूर, वसूर नेशनल पार्क, वसूल नेशनल पार्क भैया किस राज्य में, किस देश में पाया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इंडोनेशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, फिक्स है, याद रखिएगा आप लोग भैया, इतने क्वेश्चन आपके हो गए। अगर बात करें सुंदरवन, तो भारत में पाया जाता है। मेकांग डेल्टा, देखिए मेकांग नदी जो है हमारे साउथ ईस्ट की तरफ बहती है, साउथ ईस्ट में मेकांग नदी चीन से निकलती है, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार देश हो गया, थाईलैंड देश हो गया, ताइवान देश हो गया, इसके बाद आपका कह लीजिए मलेशिया हो गया, मलेशिया के बाद नीचे आ जाता है इंडोनेशिया के तरफ तक, याद रखेंगे। जो हमारी मेकांग नदी है 5 से 6 देश में, 5 देश में शायद बहती है, आप इसको एक बार देख लेंगे। वैसे म्यांमार हो गया, चीन हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये 5 देश में तो बहती है। ऊपर से अगर ताइवान होगा तो 6 देश हो जाएंगे, है ना। तो मेकांग रिवर परियोजना आपको पता होना चाहिए, जो मेकांग नदी भी है, मेकांग डेल्टा है, वो कहाँ पर है, मेकांग नदी पर है, वियतनाम में है, वियतनाम में है। दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिण भारत की गंगा तो भारत में बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। एक चीज़ आप बताएंगे, पहले इसको बता लीजिए आप। अगर बोला जाता है साउथ ईस्ट की गंगा किसे बोला जाता है, साउथ ईस्ट की गंगा बोला जाता है मेकांग नदी को बोला जाता है, याद रखेंगे, जो 5 से 6 देशों से होकर गुजरती है ना। इसी तरह वियतनाम का कैपिटल आप बता देंगे। जो मेकांग परियोजना है,
परियोजना है वो पाया जाता है वियतनाम में। वियतनाम का कैपिटल हनोई बता देंगे, हनोई वियतनाम का कैपिटल हो जाएगा, हनोई याद रखेंगे भैया। ये थाईलैंड का बैंकॉक, थाईलैंड का बैंकॉक, सिंगापुर का सिंगापुर सिटी, म्यांमार का म्यांमार का क्या होगा, म्यांमार का कैपिटल क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? हाँ, म्यांमार का नापिताओ, नापिताओ भैया, नापिताओ म्यांमार का कैपिटल याद रखेंगे। इसके बाद भैया चीन का तो सबको याद है, हम चीन का सबको याद रहता है, चीन तो ससुरा बहुत हरामी है। चीन पूरा परेशान करके रख दिया था एक साल तक, है ना, बहुत हरामी है। इसको बोला जाता है एशिया का बीमार देश के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद भैया याद करिएगा जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया अगर इस तरह बना हुआ है, एक बार ऑस्ट्रेलिया का मैप हम आपको पढ़ा देंगे। यहाँ पे ग्रेट बाइट के नाम से जाना जाता है, बाइट, ठीक है। यहीं पे आपका कह लीजिए कि इधर इस साइड ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन हो गया, गिब्सन एक तरह से मरुस्थल है, बहुत बड़ा मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में भैया। यहीं पे आपके डार्लिंग नदी भी बहती है, याद रखेंगे, डार्लिंग नदी भी इसी में बहती है, याद रखेंगे भैया। और यहीं पर आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड जिस आइलैंड पर है वो आइलैंड अभी नया खोजा गया है, उस आइलैंड का नाम है जीलैंडिया। क्या नाम है? जीलैंडिया। और इसी के ईस्ट में भैया, इसी के ईस्ट में कह लीजिए, इसी के ईस्ट में पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। यह मूंगे की चट्टान से बना हुआ है, ग्रेट बैरियर रीफ। यह मूंगे के चट्टान से बना हुआ। सर मूंगा क्या होता है? मूंगा सर वह एक जीव होता है, मूंगा जीव होता है। यह जब मर जाते हैं तो इस तरह मरते हैं, अपने खोल के ऊपर, इनके खोल के ऊपर इनकी जो कह लीजिए कि इनके जो पूर्वज होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो नई प्रजातियां जब आती हैं तो इनके खोल के ऊपर खोल ऐसे चढ़ती चली जाती हैं, एक तरह से कह लीजिए अपने आप को खा लेते हैं और अपना अस्तित्व खत्म करने लगते हैं। और यह खोल के रूप में इस तरह बनते बनते एक आइलैंड के रूप में बन जाते हैं। जैसे आपकी जो लक्षद्वीप है वो आपका इसी का एग्जाम्पल है भैया, मूंगा चट्टानों का ही एग्जाम्पल है ना। जो आपका कह लीजिए कि मालदीव है वो भी मूंगा चट्टान के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। बहुत सारे द्वीप हैं जो मूंगा चट्टान के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे, जैसे पार्सल आइलैंड हो गया, है ना, स्पार्टबोरो आइलैंड हो गया, दक्षिण चीन सागर में पाए जाते हैं ये आइलैंड। तो स्पार्टबोरो हो गया, और आपका कह लीजिए कि पार्सल हो गया, यह सब जो आइलैंड है भैया, यह आपके दक्षिण चीन सागर में पाए जाते हैं, यह इसी के एग्जाम्पल हैं, है ना। इंडोनेशिया का बहुत सारा द्वीप जो है इसी का एग्जाम्पल है ना, याद रखेंगे। तो बस इतनी सारी चीज़ें रहीं, अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य थे उसके बारे में पढ़ लिया, और जितनी परियोजनाएं थी वन्य से संबंधित उसके बारे में पढ़ लिया, और बहुत सारे तथ्य के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ लेंगे लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ, जितने राष्ट्रीय उद्यान है भारत में सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, विधिवत चर्चा करेंगे, आप लोग चिंता नहीं करेंगे, ठीक है ना। बस कायदे से पढ़ते चलिए और मज़े लेते चलिए, ठीक है साथियों। विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 2-3 टॉपिक और है, खत्म होने के बाद आप चिल करिएगा। यह टॉपिक आपका ना यूपी टेट तक काम देगा। यह आपका आ जाता है इन्वायरमेंट में, है ना। तो आपके साइंस के अंदर है डीएलएड में, तो आप अच्छे तरीके से इसका गहनता से अध्ययन करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। एक बात और कहना चाहेंगे, कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर आप बहुत बोलते हैं। अरे भाई मेरे, बोलेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे, है ना। बोलना तो जरूरी है ना पढ़ाने के लिए, सही है। आप थोड़ा सा कम बोलेंगे, आप लोग एडवाइस दिया करिए, क्या हमको सुधारना है ना। आप लोग का बहुत बहुत आभारी रहते हैं हम। और यह हमारा चैनल आपके ऊपर ही, यह आपका परिवार है, जितनी बड़ी आपके परिवार होगी उतना बड़ा आनंद आएगा आपको। तो चलिए अपने परिवार को बड़ा करते हैं, है ना। धन्यवाद।